हाँ भाई बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है? सब बढ़िया? कोई नया है? हाँ बेटा बोलो। बेटा आगे आ जाओ ना, ये देखो जगह है, सिंगल बच्चा बैठा हुआ है। और हम लोगों ने कितना लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था? क्या टॉपिक कवर करा था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलिए बढ़िया। अब देखो कोई नया है आज? कोई नया है? अच्छा, छुपे हुआ कौन बैठा हुआ है? वेरी गुड। सुधेन बेटा ऐसा तो नहीं पर दिसंबर तक नए नए चल रहे हो। अब एक बात सुनो यार, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था। क्या नाम था टॉपिक का? टॉपिक का नाम था मोलार कंडक्टिविटी और अगले का नाम था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या नाम था बेटा? 2 मिनट लगेंगे, मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो इसी से कनेक्टेड है। क्या बोलते हो? करें 2 मिनट में रिवाइज करें? देखो भाई, मोलार कंडक्टिविटी का मतलब है जब तुम इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। क्या लेते हो? जब तुम इलेक्ट्रोलाइट लेते हो बेटा किसी लिक्विड के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट देता है आयंस। क्या देता है इलेक्ट्रोलाइट? आयंस देता है। किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में करंट पास करना हो तो क्या लोगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा? आयंस। और वो आयंस जितना करंट ट्रांसफर करेंगे, उन आयंस की कंडक्टिविटी को तुम नाम दोगे। क्या नाम दोगे? मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी का मतलब है जब हम 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट लें। क्या लें बेटा हम लोग? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट लें और वो इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देता है, आयंस का एक काम है करंट को इधर से उठाया उधर ले जाके छोड़ दिया। 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देगा, उन आयंस की कंडक्टिविटी को क्या बोलोगे? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कोई बताएगा? फॉर्मूला क्या होता है मोलार कंडक्टिविटी का? फॉर्मूला 1000 इंटू के अपॉन सी। व्हाट इज सी? अरे सी का मतलब कंसेंट्रेशन। कौन सा कंसेंट्रेशन? मोल्स का या इक्विवेलेंट का? मोल्स का। और मोल्स के कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी कहते हैं। कोई भी बच्चा कैपिटल एम के अलावा कुछ और ना लिखे। कैपिटल एम दिखना चाहिए, स्मॉल एम नहीं होना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिलहाल एक बात तो समझ में आई नहीं है, क्या होता है बेटा मोलार कंडक्टिविटी? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देगा, वो आयंस जितने करंट को ट्रांसफर करेंगे, उसी को मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलो भाई, इस पूरे टॉपिक में इस टॉपिक की जान क्या है? आ जाओ बेटा। हाँ भैया, इस टॉपिक की जान क्या है? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल ना लेकर मैं इलेक्ट्रोलाइट ले लूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या ले लूं बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लूं तो भैया इलेक्ट्रोलाइट तो एक काम करती है। क्या काम करती है? आयंस देती है। और वो आयंस क्या करते हैं बेटा? करंट को एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, कंडक्टिविटी करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लूंगा तो उसको क्या नाम दोगे? उसको नाम देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू के अपॉन सी। व्हाट इज सी? कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? मोल का या इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट के लिए ई लगा देंगे, ब्रैकेट में कैपिटल एन लिखेंगे। एन का मतलब नॉर्मेलिटी। एन का मतलब नॉर्मेलिटी। क्यों भाई, आगे पीछे वालों सबको क्लियर है? आगे पीछे वालों सबको क्लियर है? कौन कौन आ गया? ये बेटा अल्फेज आ गया। आ गया हो? सारे ही मासूम बच्चे पीछे बैठ जाए ऐसा नहीं हो सकता। आ गया हो? कहां तक आ गया? इन लोगों के पास बैठ जाए बस। हाँ यार बस, वेरी गुड, सब ठीक ठाक। क्यों भाई बच्चों क्लियर है? जल्दी से बताओ, आप इलेक्ट्रोलाइट कितना लेते हो? 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितना करंट ट्रांसफर करेगा उसका नाम क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसकी यूनिट बताओ। यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स का दूसरा नाम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बेटा ऐसा कुछ मैं पढ़ा चुका था, बोलो यस और नो। अब आज का लेक्चर बड़ा स्पेशल होने वाला है, इसी से कनेक्टेड है। अच्छा आज तो सभा भी आई हुई है। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभा? चलिए, तो आज का लेक्चर बड़ा स्पेशल होने वाला है। पहले एक बात बताओ, आप में से किसी को भी ये लास्ट क्लास के दोनों टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं थी? मैं इसको रिपीट क्यों करा मैंने पता है आपको? क्योंकि आज के लेक्चर में कईयों बार ये चीज रिपीट होनी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। फिलहाल मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है, हेडिंग नोट करना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इट्स अ न्यू टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। पिछली क्लास से बहुत कुछ चीजें कनेक्ट करने वाले हैं। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आ जाओ बेटा। क्या नाम बेटा आपका? आदित्य साहू। आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सभी आगे पीछे वाले बच्चों थोड़ा जल्दी नोट कर लो। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही पीछे? क्यों भाई लड़के लड़कियों पीछे प्रॉपर आ रही है आवाज? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन सुनो भाई सभी लोग, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यार, डाइल्यूशन जो शब्द है ना, इस डाइल्यूशन का मतलब होता है कहीं पर भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का मिलना। काहे का मिलना? एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का मिलना। अब ये एक्स्ट्रा सॉल्वेंट क्या आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे पास एक कंटेनर में 200 मिलीलीटर पेप्सी है।
क्या है बेटा 200 मिलीलीटर। पेप्सी, स्प्राइट, कोक, जो भी तुम समझते हो जो सबसे घटिया है, लो स्टैंडर्ड वाली वो चीज बेटा, ये तीनों जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं इनमें पेस्टिसाइड मिला होता है, ध्यान रखना। वो किसी दिन अपन अलग से बात करेंगे, मैं बाकायदा केमिकल कॉम्पोजिशन बताऊंगा तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। हमारे पास 200 ml पेप्सी है। अब 200 ml पेप्सी मान लो 2 लोग पीने वाले थे, अचानक से 2 मेहमान और आ गए, टोटल कितने हो गए? पहले 2 लोग थे, 2 लोगों के हिसाब से 200 ml था। अब आप मार्केट में ढूंढ रहे हो, कहीं पेप्सी वेप्सी की दुकान जो है बंद हो चुकी, कहीं नहीं मिल, आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। अब आप क्या करते हो, इस 200 ml पेप्सी में 200 ml मिला देते हो पानी। क्या मिला देते हो बेटा? टोटल बताओ कितना हो जाता है? आपने पानी मिलाया, पानी मिलने से वॉल्यूम जो था वो पहले 200 था, अब कितना हो गया? 400 ml हो गया। क्या वॉल्यूम बढ़ा या कम हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन इस पेप्सी का स्वाद क्या होगा? हल्का हो जाएगा, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। बोलो यस और नो। आप जब डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का मिलना। काय का मिलना? तुमने एक्स्ट्रा सॉल्वेंट तो मिलाया, पानी, वाटर इज अ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन जब जब करते हैं हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलने से बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन मतलब स्वाद जो है वो कम हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलना। अरे यार तुम एक बात सुनो, वो कहीं गुलाब जामुन वगैरह बनती है तो चाशनी बनाते हो, कभी कभी चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाए, गर्म होने पे पता नहीं चलता, ठंडे होने पे पता चलता चाशनी तो बहुत गाढ़ी हो गई, फिर वो उससे दोबारा गर्म करते हैं। जो हलवाई होते हैं उसमें क्या मिलाते होंगे? उसको नॉर्मल। वेरी गुड। देखो हलवाई जो काम करते हैं तुम्हें पता है क्या मिलाते हैं बेटा? पानी मिलाते हैं। पानी मिलने से क्या बढ़ जाता है? पानी मिलने से चाशनी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो पहले गाढ़ी थी अब क्या हो जाती है? मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो जब जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, कंसंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक लाइन लिखो, क्योंकि ये 2 चीजें बार बार रिपीट होना है। इसमें लिखो डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट। क्या मिलाते हैं भैया? लो बेटा, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख लो पानी, वाटर, याद रहेगा। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट लिख लिया। अब लिखो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। क्यों भाई? आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं डाइल्यूशन का असर बताता हूं अलग अलग चीजों पे, जिसमें पहली चीज है नंबर 1 हेडिंग नोट करना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन। बेटा क्या लिखा है मैंने? ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन। ये क्या है? मोलार कंडक्टिविटी। ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहले देखेंगे कि मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या असर होता है। तो पहले लिख लो भैया हेडिंग, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्ट। डन। सुनो बेटा, सुनो सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब करंट का ट्रांसफर होना। काय का ट्रांसफर होना? करंट का ट्रांसफर होना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब भी होता है करंट का। दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों में एक ही चीज करंट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। वो एक चीज क्या है पता है? आयंस। क्या है बेटा? वो आयंस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान देना। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है, और इस लिक्विड में मैंने NaCl नमक को डाल दिया। NaCl डाल दिया। NaCl जब पानी में जाएगा तो टूटेगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। बेटा ये NaCl शुरू में 95% टूट रहा है। कितना टूट रहा है? हमारी कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी, हमने NaCl डाला और उसको तोड़ा थोड़ा बहुत, तो 95% टूट। कितना बचा? 5% बचा। हमने यहाँ पे डाइल्यूशन करा, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला लिया। क्या मिला लिया? सॉल्वेंट मिलने के बाद ये जो 95% टूटा था, अब ये टूट गया 98%। पहले से कितना परसेंट बढ़ गया? तुम बताओ डाइल्यूशन करने पर क्या NaCl ज्यादा आयन दे रहा है कम दे रहा है? पहले 95% टूट रहा था, मान लो उसने पहले दिए थे 100 आयन, अब वो 110 आयन देगा। नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो करंट का ट्रांसफर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो जब जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और आयंस बढ़ने पर करंट का ट्रांसफर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा।
मतलब मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कितने लोगों को क्लियर हो गया? अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप जब डाइल्यूशन करते हो तो हर चीज पहले से ज्यादा टूटती। जो आम कंडीशन में 95% टूट रहा था वो टूटेगा 98%, 99%, पहले से ज्यादा टूटा। एक और चीज, NaCl क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो भैया, अब अगर मान लो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, वीक कम टूटते हैं, मान लो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता जैसे CH3COOH, बेटा ये टूटता है 5-7%। कितना टूटता है? और वो कितना टूटता है? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, सारे भैया जरा ध्यान देना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करा मैंने तो वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट गया 20%। पहले टूट रहा था 7%, अब कितना टूट रहा है? कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? जल्दी बोलो। 13% का इंक्रीज हुआ। वहीं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 95 पहले से ही टूट रहा था, अब 98 टूट रहा है। कितने का इंक्रीज हुआ? 3% का। बताओ ज्यादा असर किस पे पड़ा, स्ट्रॉन्ग पर या वीक पर? वीक पर ज्यादा असर पड़ा। ये हमारे 12th बोर्ड का सेंट्रल बोर्ड का क्वेश्चन है। सेंट्रल बोर्ड का क्वेश्चन है जो MP बोर्ड में जरूर आएगा बेटा, हो सकता है तुम्हारे टाइम। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रोलाइट X है और एक इलेक्ट्रोलाइट Y है। डाइल्यूशन करने पर X के आयंस 20% बढ़ गए, Y के आयंस 5% बढ़े। बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन? X वीक है, जिसमें ज्यादा आयंस बढ़ेंगे वो वीक है, जिसके कम आयंस बढ़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अरे बिल्कुल वैसी कहानी है यार कि दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ऑलरेडी हर कभी 95% लेकर आता, वो एग्जाम दे रहा है। एक स्टूडेंट हर कभी फेल हो, मौका जहां मिलता है बेटा वो एग्जाम देता है और फेल हो जाता है। बेटा परेशान, ज्यादा सीरियस मत होना इसको लेके ना। अब क्या हुआ, दोनों स्टूडेंट को हमने चीटिंग करने का मौका दिया, दोनों को एक एक बुक दी कि लो बेटा छाप दो जितना छाप। तुम बताओ ज्यादा फायदा किसको? भाई जो ऑलरेडी पास हो रहा था 90-95 बिना किसी चीटिंग के ला रहा था, वो बहुत से बहुत क्या होगा, 100 लाएगा। 5% का इंक्रीमेंट, बोलो हाँ या ना। जो हमेशा फेल हो रहा था, अगर वो गलती से 70-80 ले आया तो एक तो मोहल्ले वाले बेहोश हो जाएंगे। ये क्या होगा? कुछ पेरेंट्स भी यकीन नहीं करते, नहीं बेटा रीचेकिंग करवा, तुम्हारी मार्क्स से किसी और। तो जो ऑलरेडी फेल हो रहा था, जो ऑलरेडी वीक था, उसका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, यस और नो? जो ऑलरेडी 5-10 नंबर ला रहा था वो ले आएगा 60-70 नंबर। उसका ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, जो ऑलरेडी 90-99 ला रहा था वो 100 नंबर लाएगा। भाई 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। ज्यादा फायदा किसे हुआ, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो? सेम यही हालात आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन का हल्का सा फायदा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन का ज्यादा फायदा होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई, क्लियर है? लिखो स्टेट। नंबर 1 हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन के बाद सिंबल लिख लो, इसमें थ्योरी नोट करो, थ्योरी नोट करो। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन क्या बढ़ता है बेटा? डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस का बनना, है ना। आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। लिख लिया? आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस, कॉमा लगा के लिखो। सो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, मोलार कंडक्टिविटी, बेटा सिंबल बना लो, मोलार कंडक्टिविटी सिंबल बना लो, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी सिंबल है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ आर इंक्रीजेस, दोनों बढ़ जाते। मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ आर इंक्रीज। देख लिया? क्लियर हो गया? क्यों भाई लड़के लड़कियों, क्लियर हो गया? क्या क्या बढ़ता है बेटा? डाइल्यूशन करने से आयंस बढ़ते हैं, जिससे मोलार और इक्विवेलेंट दोनों बढ़ जाते हैं। अब अपन अगली कहानी जो है उसको स्टार लगा के लिखेंगे क्योंकि इससे जुड़ी हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली कहानी ये है कि डाइल्यूशन करने का ज्यादा फायदा किसे होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को या वीक इलेक्ट्रोलाइट? अरे जल्दी बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग को या वीक को? वीक इलेक्ट्रोलाइट को। तो लिखो स्टार लगाकर, इस पे सुनो अलर्ट लिखना। क्या लिखोगे? अलर्ट। बेटा जहां अलर्ट लिखा हो समझ जाना, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है, खतरे की चीज। अलर्ट इसमें लिखो। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस वेयर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ionization increases in case of weak electrolyte. Ionization increases more as compared to
एज कंपेयर टू, बेटा किसके कंपेरिजन, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइजेशन इंक्रीजेस मोर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप ये बात समझ में आ गई हो आपके कि ज्यादा आयनाइजेशन कहां होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग में या वीक में? ज्यादा आयनाइजेशन इंक्रीज होता है वीक में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्यों भाई, क्लियर है? तो इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे? चलिए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन बढ़िया जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो। ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन ऑफ एक्स increases 25 times. कितने टाइम्स? 25 times. On dilution, ionization of X increases 25 times and that of Y increases 5 times. बेटा X के आयनाइजेशन 25 गुना बढ़ रहा है, Y के सिर्फ 5 गुना बढ़ रहे हैं। Now identify X and Y. Now identify X and Y. बेटा ये इतना हल्का क्वेश्चन जब तुम अपने स्कूल में जाके अपने स्कूल के टीचर से पूछोगे तो तुम्हें इस क्वेश्चन का असल मतलब समझ में आएगा। बहुत गहरा क्वेश्चन है वो। मजाक में जो तुम सीख गए ना नॉर्मली, वो बहुत गहरी चीज है। आप बताओ X क्या होगा जिसका आयनाइजेशन 25 गुना बढ़ रहा है? X क्या होगा? वीक होगा। Y क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो भैया सीधे आंसर लिखना है। आंसर लिखकर लिख दो, X इज क्या लिखूं? वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड Y में क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। X यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, Y यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसी के साथ हमारा ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है क्लियर। क्यों भाई, आया समझ? बच्चों ये बिल्कुल रीजनिंग चीजें होती हैं बेटा, समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यही चीजें आगे चलकर जब हम इनको अभी टाइम पे नहीं पढ़ते और जब हम एग्जाम टाइम में ये इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो साल भर पढ़ा था और ऐसे क्वेश्चन तो अब नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एग्जाम टाइम में ये चीजें ज्यादा तकलीफ देती हैं। फिलहाल एक बात बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? चलिए ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद स्टार लगा के लिखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्टार लगा के लिखो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिख लिया? चलिए मैं अब आपको समझाता हूं क्या है कहानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। उसको मत देखो बेटा, वो तो ऐसे ही रहा था। ठीक, यहां पर मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक का नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो होता क्या है, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट पहले से ज्यादा टूटता है। इस बात से आप मना नहीं कर सकते। जब आप डाइल्यूशन करोगे, सारिम भैया क्या चाह रहे हो बेटा, क्यों उसका डाइल्यूशन कर रहे हो पड़ोस वाले? सारिम बेटा उठो, तुम एक काम करो, तुम पीछे बैठो, सुकून से बैठो, बढ़िया आराम से शेर की तरह बैठो। नहीं अच्छा यहीं बैठोगे? अच्छा कोई बात। तो मैं ये कह रहा था, देखो मैंने शेर का ही नाम लिया बेटा, कुछ और नाम नहीं लिया। मैं आपको डाइल्यूशन के बारे में बता रहा हूं कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट पहले से ज्यादा टूटता है। क्या आप इस बात को एग्री करते? अरे बोलो भैया, यस और नो? डाइल्यूशन करने पर इलेक्ट्रोलाइट पहले से ज्यादा टूटेगा, पक्की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसका मैक्सिमम 90% टूट सकते हैं हम। इसको कितना तोड़ सकते हैं मैक्सिमम? ये कसम खाकर बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाएगा, 90 के ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, कुछ भी कर लो आप, 90 के ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये AB टूट रहा है 80%। हमने डाइल्यूशन करा तो हुआ 80 से 85, और 85 पे फिर डाइल्यूशन करा, अब कितना टूट गया बेटा? 90। अब ये टूट गया अपनी मैक्सिमम लिमिट पे। बोलो यस और नो? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपनी मैक्सिमम लिमिट पे टूट जाता है, उसके आगे फिर नहीं टूटता। कितनी जान लगा लो, नहीं टूटेगा। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपनी मैक्सिमम लिमिट पे टूट जाता है तो इस स्टेज को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपनी मैक्सिमम लिमिट पे टूट जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि यार मेरी जो लिमिट है, मान लो मैथ्स का पेपर हो रहा है, भले बायो वाले बेटा थोड़ा इमेजिन कर लो मैथ्स का पेपर, ठीक, आपने देखा कि यार मैथ्स का पेपर हो रहा है और आपको लगता है आपकी लिमिट है 85 से 90 के बीच मार्क्स आ सकते हैं आपके मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं आ सकते। चलो आपने बोला 90 आ सकते, आपके अगर मैथ्स के पेपर में 90 मार्क्स आ गए तो आपको पता है आप अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए। बोलो यस और नो? इसके ऊपर की तैयारी नहीं थी, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए। तो बेटा ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने पर इस कंडीशन को क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब कोई इलेक्ट्रोलाइट अपनी मैक्सिमम लिमिट पे टूट जाता है, उसके आगे नहीं टूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। देखो आम जिंदगी में खेलने कूदने वाले टाइम में आप लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, खेल कूद रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ाई नहीं। एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स को गुस्सा आ जाए, और जब गुस्सा आता है तो तुम्हारे पेरेंट निकालते हैं घर में सबसे खतरनाक वाला लट, कहते हैं आज आने दो इसको, आज समझते हैं। और जैसे ही तुम घर पहुंचे तो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा अब एक काम करो, तुम तो बहुत थक गए, बहुत कोचिंग में पढ़ लिया, और कुछ नहीं पढ़ा, जाओ बैठो पढ़। अब तुम उनको देख के समझ गया कि नहीं यार आज कुछ बोला तो कुटाई पक, सही है ना बेटा? अल्फेज बेटा समझ रहे हो? तो हम सीधे जाके पढ़ने बैठ गए। क्या करने बैठ गए बेटा? पढ़ने बैठ गए। हमने बढ़िया 2 आवर्स तक पढ़ा। कितना पढ़ा? और 2 आवर्स पढ़ने के बाद हमें लगा कि हम तो भैया मतलब अब इतने पढ़ चुके हैं कि हम शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्रॉस कर चुके। और जैसे ये सब पढ़ने के बाद जब हम उठे तो हमारे पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और पढ़। तुमने कहा यार
देखो अभी भी खतरा मंडला रहा है, कहीं ऐसा ना इतनी कुटाई हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो तुमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, लगकर 2 घंटे और पढ़ते हैं, वैसे भी महीनों से नहीं पढ़ा है। कितने हो गए बेटा तुम्हारा पढ़ाई का टाइम? वही कंडीशन, मतलब तुम वही थे जो 0 मिनट नहीं पढ़ रहे थे, अब कितना पढ़ लिया तुमने? 4 घंटा। अब फाइनली जब तुम उठे, तुमने सोचा कि अब तो पेरेंट खुश हो जाएंगे, बोलेंगे चलो बेटा कौन से रेस्टोरेंट चलना, अपन डिनर करके आते हैं, पेरेंट्स इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन तुम जब उठे, तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा नहीं अभी भी नहीं, पढ़ो। अब तुमने कहा कि देखो ऐसा है, क्या अब मार, क्योंकि मैं अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पढ़ चुका हूं, अब उसके ऊपर मेरे बस की बात नहीं, अब तो कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा। अब तो एक काम करो, ये डंडा लो, अब मेरी तरफ से एक और लो। बेटा एक बात बताओ, ये बात तुमने कब बोली? कब बोली? जब तुम अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, तुम्हें पता है उसके आगे नहीं होना भैया कुछ। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरह बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है, फिर वो कहता है भैया कुछ भी कर लो, अब मैं नहीं टूट। मैक्सिमम लिमिट तक जब इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सुनो भैया, मेरा एक क्वेश्चन है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो कंसंट्रेशन क्या होगा? क्या नॉन इनफाइनाइट? तुम लोग यार एक तो देखो इतनी खतरनाक इंग्लिश मत बोलो, अरे बोलो ना, कुछ कह रहा है फाइनाइट, लीस्ट। ये बिल्कुल सही आंसर है, और लीस्ट को हम लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं? तो मेरे बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलो, क्या नाम है? जीरो कंसंट्रेट। क्या दोनों में कोई फर्क है? अरे दोनों एक ही है भैया, एक ही चीज है, उसके दो अलग अलग नाम है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज आल्सो नोन एज जीरो कंसंट्रेशन। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे लिखी जाएगी? मालूम है कैसे लिखी जाएगी? ये तो मोलार कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन्फिनिटी का साइन। अरे यही तो होगा, और क्या मतलब? उसमें क्या 2-3 लाइन बना? अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का एक और नाम क्या होता है? जीरो कंसंट्रेशन। तो ये दोनों सिंबल सेम है या डिफरेंट है? सेम है भैया। अरे सेम है, लिखने का तरीका अलग है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम जीरो कंसंट्रेशन। आपको मैं बता दूं, 12th बोर्ड में तुम तो एक काम करना, जो पास आउट हो चुके हैं ना, जिन्होंने रट्टा मार के पास करा, उनसे पूछ लेना, यकीन मानो बच्चों को पता है स्कूल वाले क्या कहते हैं कि बेटा वो क्वेश्चन बताते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सिंबल लगा लेना, वैसा वैसा है तो ये लगा लेना। भैया ये क्या ऐसा और क्या वैसा है? भाई दोनों एक ही चीज है। आप जब चाहे अपनी चॉइस से ये सिंबल लगाओ या ये सिंबल लगाओ। दिस सिंबल रिप्रेजेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट जीरो कंसंट्रेशन, एंड रिमेंबर बोथ आर सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप ये बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होगा? ये होगा। इस पे क्या लगा दूं? इनफाइनाइट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर उस पे जीरो लगा दिया तो जीरो कंसंट्रेशन। रिमेंबर बोथ आर सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर हो गया? पक्का है, मुझे पूरी उम्मीद है हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। लिखो बेटा, तुमने क्या लिखा है? हेडिंग क्या लिखी है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सुनो हेडिंग में लिख लो और करके, और जीरो कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। बेटा एक बात बताओ, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल से फ्री हो, कोचिंग आ रहे हो, उसके बाद घर जाके फिर फ्री हो, कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हो? अब ये मैं बोला हाँ सर अभी इंस्टा पे नई आईडी बनाई, कुछ नई एक्टिविटी चल रही है? भाई साहब एक काम करो, सुनो, देखो जब फ्री टाइम हो ना, तो देखो यार एक बात सुनो, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। 15 दिन 20 दिन यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ना सीख, इंग्लिश बोलना सीख। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंग्लिश बहुत जरूरी है, बिल्कुल मस्ट है, लेकिन एटलीस्ट हम इन 15-20 दिन यूटिलाइज करें, रात में 1 घंटा इंग्लिश या आधे घंटा इंग्लिश की कुछ 10 नई वोकैबुलरी के वर्ड सीख लेते हैं। और एक न्यूज़पेपर खरीदो बेटा, मार्केट में जाके 10-20 रुपए का खर्चा आता है। न्यूज़पेपर का नाम मैं बता देता हूं, या तो आप खरीदो क्रॉनिकल, दी इकोनॉमिक्स टाइम। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स टाइम्स। मतलब लैंग्वेज बिल्कुल हाई लेवल पे जाती है। और अगर टॉप लेवल की लैंग्वेज पे जाना है तो एक न्यूज़पेपर आता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, दी हिंदू। उस न्यूज़पेपर का नाम है, पूरे हमारे इंडिया का टॉप लेवल का न्यूज़पेपर है। यूपीएससी करने वाला उस न्यूज़पेपर को ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। वो एक्चुअली इंडियन टर्म से कनेक्टेड है। तो आप इनमें से कोई एक न्यूज़पेपर लो, हफ्ते भर में एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ो। देखो यार, ये जो अपने अंदर एक नई नई स्किल्स डेवलप करोगे ना, इससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। गलत तो नहीं करूं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ये तो हमारे करियर का हिस्सा बन चुका है। इस पे हमारा करियर डिपेंडेंट है। यकीन मानिए आप थोड़ा इस चीज को, लोग इसको नोट्स और रजिस्टर और बुक्स पता नहीं क्या क्या समझते हैं। मैं कहता हूं भाई इसे करियर समझो। क्या है ये? करियर। ये तो हमारे करियर का पार्ट है, लेकिन हमारे करियर में 4 चांद लगाने के लिए हमें कुछ नई स्किल सीखना पड़ेंगे। अब जब तुम 12th पास कर लोगे ना, 12th का एग्जाम दोगे, तो मैं तुम लोगों को एक आइडिया देता हूं, बल्कि अभी से दे देता हूं।
एआई का डिप्लोमा करना, काहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कई डिप्लोमा कोर्स चल रहे। बेटा क्या होगा, ये वाली जो स्किल सीखोगे ना, तुम चाहे मेडिकल फील्ड में जाओ, तुम्हारा एआई पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम टेक्निकल फील्ड में जाओ, एआई वहां तो भरपूर है, इवन मेडिकल फील्ड में पीछा नहीं छोड़ेगी। भाई साहब आजकल कुछ ऐसे डिवाइस का लगातार बनाने की कोशिश चल रही है जो किसी इंसान का चेकअप करता है, जो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो एआई का एक डिप्लोमा करना 12th के एग्जाम देने के फौरन। लेकिन अभी अपन फ्री हैं, अभी एआई वगैरह कुछ मत करो, अभी सिर्फ एक काम करो बेटा, इंग्लिश 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दो। और सुनो, जैसे ही स्कूल्स रीओपन हो जाए, इस इंग्लिश को करना बंद, बस इसको बंद करना, फिर चलने देना अपना काम, क्योंकि साल भर इतने सारे काम होंगे कि फिर हमें किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लिखो बेटा थ्योरी नोट, क्या लिखा है आप लोगों ने, इसमें थ्योरी नोट करो। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन इंक्रीजेस, आयनाइजेशन बढ़ता है। उसके बाद लिखो फुल स्टॉप लगाकर, द कंडीशन एट विच, द कंडीशन एट विच, द कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट, द कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, द कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, डिसोसिएट और आयनाइज, डिसोसिएट और आयनाइज्ड, द कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और आयनाइज्ड अप टू मैक्सिमम लिमिट, अप टू मैक्सिमम लिमिट, द कंडीशन एट विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और आयनाइज्ड अप टू मैक्सिमम लिमिट, कॉमा लगा के लिखो, इस कंसीडर एज, क्या बोलते हैं भैया ऐसे, इज कंसीडर एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इज कंसीडर एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कौन सा डाइल्यूशन बेटा, इज कंसीडर एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लीज अंडरलाइन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैक्सिमम लिमिट को अंडरलाइन करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अंडरलाइन करो, इज कंसीडर एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, और जीरो कंसंट्रेशन, इज कंसीडर एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। लिख लिया, इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन कहते हैं। और उसके बाद लिखो वेयर, वेयर बेटा यहाँ पे सिंबल्स क्या होते हैं जल्दी बताओ, ये देखो, वेयर मोलार कंडक्टिविटी टू द पावर इंफिनिटी, ये काय का सिंबल है, अरे जल्दी बोलो भैया, ये काय का सिंबल है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सिंबल है। और अगर मैं इसकी पावर में जीरो लगा दूं तो एक काय का सिंबल है, जीरो कंसंट्रेशन का सिंबल है। लिख लो, वेयर के बाद ये लिख लो भैया, क्या पूरा नाम लिखना है क्या इसका, पूरा नहीं लिखना यार इसका ना, एंड। तो ये हमारा कुछ बेसिक सा मामला है जो इससे कनेक्टेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्यों बेटा आ गया, समझ में आ गया, चलिए बढ़िया है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मुझे उम्मीद है आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लेके अब अगले किसी भी टॉपिक में परेशान नहीं होगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, बेटा तुम बताओ बेटा, यस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या चीज नहीं रीच करती बेटा, इलेक्ट्रोलाइट या एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम टूटेगा फिर उससे आगे नहीं टूटेगा, वो मैक्सिमम टूटना क्या कहलाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन। चलो भैया इसी के साथ हमारा ये टॉपिक तो होता है कंप्लीट। मुझे ऐसा लगता है एक न्यूमेरिकल तो हम करें फिर उसके बाद आगे बढ़े, क्या बोलते हो। तो इसी के साथ अब मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो बेटा एक जरा बढ़िया सा न्यूमेरिकल जल्दी नोट करो, लिखो भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी of 0.3 molar KCl solution is 7.5 into 10 to the power minus 3 ohm inverse centimeter inverse at 298 Kelvin। कितना केल्विन है, 298 केल्विन। कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी, बिना न्यूमेरिकल के टॉपिक अधूरा रहता है, ध्यान रखना। कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी, मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं और अगला आप करो, क्या बोलते हो, चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं भैया, सभी लड़कों से मैं बोल रहा हूं बेटा बोर्ड पर ध्यान दो, तुम ही लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सारिम भैया ये 0.3 क्या है, मोलार, बिल्कुल मोलार है क्या भैया ये, इसको मैं कंसंट्रेशन बोलूं, इसको मैं आर बोलूं, रेजिस्टेंस बोलूं, क्या बोलूं मैं, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। कितना दिया है बेटा 0.3 एम, ये क्या दिया 7.5, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अरे भैया इसकी यूनिट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये है कंडक्टिविटी, क्या है कंडक्टिविटी। और अगर गौर से क्वेश्चन रीड करो तो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी 0.3 मोलार की कंडक्टिविटी ये है। कितनी है बेटा कंडक्टिविटी, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा तुम्हें निकालना क्या है, मोलार कंडक्टिविटी। एक मिनट, कितने लोग मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बिना नोट्स में देखे बता सकते, बिना नोट्स में देखे बताना भैया, क्या बात है, बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं, बताओ ने। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1000 इंटू K अपॉन C।
अरे बोलो भैया यस और नो। आप वैल्यू रख लो तो यहां पर 1000 बेटा के की वैल्यू कितनी है 7.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है 0.3। बताओ सॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। एक मिनट, 3 0 से 10⁻³ कैंसिल होगा, क्या बचेगा? यहां बचेगा 7.5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 0.3। बेटा अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूं तो क्या ये 75/3 हो जाएगा? अब ये बताओ 3 2 कितना होता है? 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। आंसर कितना आ गया 25। नहीं आया? 75/3 इज इक्वल्स टू 25। लिख लो। कितने लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया? इसमें एक चीज की कमी है जो तुम लोगों को दिख रही होगी, यूनिट नहीं है। वेरी गुड। मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो भाई, एग्जामिनर यूनिट पूछेगा भैया, ध्यान रख। अगर तुम यूनिट नहीं लिख के आओगे तुम्हारे नंबर कम कर देगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो तो इस जैसा एक और न्यूमेरिकल करोगे? ठीक है, लेट्स ट्राई। डन। बेटा आगे बढ़े हम लोग, करें एक और क्वेश्चन करें। अब अगला क्वेश्चन देखो यार, सेम टू सेम तो दूंगा नहीं ना मैं, सेम टू सेम 1000 क्वेश्चन भी दे दूंगा तो सब हो जाएंगे आराम से सॉल्व। मैं थोड़ा सा वेराइटी बदल के क्वेश्चन देता हूं और अगला क्वेश्चन नोट करो। क्या लिख लिया था पिछला? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of 1 molar H2SO4 solution having conductivity of 2.6 into 10⁻², ohm inverse centimeter inverse at 300 Kelvin। क्या ये मैं सॉल्व करूं या ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो? करो बेटा, ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो। ओनली 2 मिनट्स। ध्यान रखना वैल्यूज जो दी हैं वो इक्विवेलेंट के हिसाब से नहीं है बेटा। देखो टेम्परेचर का तो कोई यूज नहीं है। एक तो इसलिए दिया जाता है कि ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, दूसरा इसलिए कि इक्विवेलेंट वो कंडक्टिविटी क्या होता है ना, उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, इसलिए हर बार एक फिक्स टेम्परेचर। आप तो सिर्फ वो वैल्यूज उठाओ न्यूमेरिकल में से जो आपने काम। ठीक है? क्यों भाई, क्या नाम है? पहचाने लग रहा है तुम? आ चुके इससे पहले 11th में? एक आध दिन आए होगे, एक आध महीने के, एक आध हफ्ते आए। कौन से स्कूल? बोरबंस। बेटो इस बार कितने दिन आने गए? हाँ बेटा, 1 मोलर ये वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू है ना। देखो मोलर या मोल पर लीटर इसका। हाँ भाई बेटा सब सही करा, एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ है चेक करके दो। हाँ भाई लड़कियों। और बेटा सबा क्या हाल है? आज पहले दिन आई। तुम कहाँ गायब थी? तुम कहाँ? बहुत बढ़िया। हाँ ये सबा का बताओ क्या हो गया था? हाँ कोई बात। क्यों बेटा, आया समझ में? ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए, रिस्की मामला रहता है। क्यों भाई लड़कियों, हो गया? सॉल्व हो गया? नहीं बन रहा बेटा? बन रहा है। क्या आंसर आ रहा है? यार तुम लोग सब सही करो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, पता है? बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। सेम मिस्टेक। यार मेरे हिसाब से इसका आंसर सुनो ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर 130 या 13 होना चाहिए। एक मिनट। अरे रुको तो यार, तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग मतलब जहां आंसर हमारा इधर उधर हुआ फौरन घबराने लगते हो। सुनो, सबसे पहले आप इस बात को गौर से देखो, आपको दिया क्या है। तो भैया यहां दिया है, सबसे पहले पूछा क्या है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बेटा अपन लिख लेते हैं कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलो यस और नो। हमें दिया है 1 मोलर। क्या दिया है बेटा? बेटा मोलर का मतलब मोलैरिटी, मोलर का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी को कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। तो C या M की वैल्यू है 1। अरे बोलो ना यार। H2SO4 और कंडक्टिविटी K कितना दिया हुआ है? 2.6 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स। देखो भाई पहली बात तो यह है कि तुम्हें जो वैल्यू दी है मोलैरिटी की वैल्यू दी है। काय की दी है? मोलैरिटी की वैल्यू से मोलार कंडक्टिविटी तो निकाली जा सकती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती। तो पहले अपन को मोलार कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा 1000 इंटू K अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। अरे यही आता है ना फॉर्मूला। वैल्यूज रख देते हैं तो क्या आएगा? 1000 इंटू K कितना है? 2.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1। बेटा एक सेकंड सुनो, एक मिनट भाई लड़कियों सुन लो। 10⁻² से 2 0 कैंसिल, बचेगा अपने पास 2.6 इंटू 10। 2.6 इंटू 10 कितना होता है? 26। तो मोलार कंडक्टिविटी आ गया 26। बोलो यस और इसी को तुम लोग आंसर बोल रहे थे। ये आंसर थोड़ी है। मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों आते। रिलेशन था, बिल्कुल था बेटा। क्या है फॉर्मूला? मोलार कंडक्टिविटी बराबर N इंटू इक्विवेलेंट। अरे यही तो फॉर्मूला था, मोलार बराबर N इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब N क्या होता है? सुनो भाई लड़के लड़कियों सुन लो, वरना लिखते रह जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। N का मतलब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? अगर हाइड्रोजन 2 है तो N की वैल्यू 2 हो गई। इक्विवेलेंट निकालना है
मोलार की वैल्यू कितनी है 26, 2 इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 26/2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 13। यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्यों बेटा आया नहीं आया? हमारे कितने बच्चों का आंसर 13 आया था? देखो गलती से पूरा इसी मेथड से करा था, नॉर्मेलिटी निकाल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप तरीका देख लो, आपको मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू देकर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो पहले अपन मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे, फिर आएंगे इक्विवेलेंट पर। बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नजर आते तो फिर बच्चे को कुछ नजर नहीं आता उसको। ये फैक्ट है, जब आपको बोर्ड में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी छोड़ दोगे। इसीलिए साल भर में हम इतने बेटा ये सरप्राइजेस जो देते हैं ना, वो इसीलिए देते। चलो नोट कर लो भाई जल्दी से। मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी, और एन को लेकर भी दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज एन? एन का मतलब हाइड्रोजन ऑफ एसिड या फिर चार्ज। कंप्लीट। बेटा यूनिट लिख लो, बेटा यूनिट लिख लो। हेलो आदित्य साहू, यूनिट लिख लो। बिना यूनिट के नंबर नहीं मिलते हैं। बेटा ध्यान रखना सभी बच्चों, 12th बोर्ड में यूनिट की बहुत बड़ी कलाकारी है, बहुत बड़ी कलाकारी है। यूनिट नहीं लिखोगे एग्जामिनर की चॉइस पे चली जाएगी बात। उसका मूड अच्छा होगा वो नंबर दे देगा, मूड अच्छा नहीं होगा नंबर छीन के ले जाएगा। बेटा आपको पता है अभी हमारे लास्ट ईयर मतलब आपके सीनियर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा, हालांकि नंबर अच्छे आए। जैसे एक के बायो में 74 आए तो उसने रीटोटलिंग का फॉर्म। आप यकीन मानो रीटोटलिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, कॉपी मंगाने वाला ऑप्शन भी आता है। बेटा उस बच्चे ने कॉपी मंगा के जब दी है मुझे, यकीन मानिए फ्री के नंबर कम करें। पता नहीं कौन कॉपी चेक करने बैठा था, किस मूड से बैठा था। अब उस बच्चे के नंबर बढ़ेंगे पक्का है, लेकिन अगर वो बच्चा अपनी कॉपी नहीं मंगाता तो क्या वो चैलेंज कर सकता था? हर कहीं नंबर कट करें यार। राइट लगाया, 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 लिख दिया और आगे बढ़ गए। अरे भाई 1 नंबर कम कर रहे हो, दिखा तो दो कहां कम कर रहे हो। सर्किल बना दो, अंडरलाइन कर दो, कुछ गलती है। ऐसी 3-4 जगह मिस्टेक्स, एक जगह तो राइट लगाया नंबर ही नहीं। इससे बेटा तुम ये मत कहना मेरा तो सर विश्वास ही उड़ गया। ऐसा होता है, कुछ बच्चों के साथ होता है, लेकिन 99% बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको जितना करते हैं उतना ही मिलता। तो आप तो कोशिश ये करो। पता है ये गलती कहां होती है? बच्चा जब 2 बातें गलत करता है बोर्ड में। पहली बात सीक्वेंस बिगाड़ देता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 पहले आ रहा है, तो भाई तुम 10 ही लिखो इसको। अगर तुम ज्यादा समझदार बन के इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दोगे क्योंकि तुम पहले कर रहे हो, तो एग्जामिनर की नजर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको लग रहा होगा यार सर ये तो छोटी सी चीज कौन करता होगा, लेकिन बेटा कुछ महानतम लोग ऐसी हरकतें कर देते। उनको लगता है कि मेरा तो नंबर 1 है, तो 10th नंबर को भी क्या लिख देते। और दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग कभी मत करो बोर्ड के पेपर में। ओवर राइटिंग सबसे ज्यादा डुबाती। जैसे मान लो आपने लिखा बिटवीन, क्या लिखा आपने देखा अरे यार मैं तो एक ई लगाना तो भूल गया। अब आप बड़े समझदार बनते हुए यूं एरो लगाया, इतना बड़ा ही लिख दिया है। शायद तुम नहीं लिखते तो एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ती, लेकिन तुमने उसको हाईलाइट करके इंडिकेशन दे दिया, लो भाई आओ चलाओ तीर। बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए फिलहाल हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेटा कितने लोगों को दोनों न्यूमेरिकल क्लियर है? घर जाकर हर न्यूमेरिकल को हम करेंगे 3 बार सॉल्व। कितनी बार? 3 बार सॉल्व करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। पीछे वाली गर्ल्स बेटा सुजैन वैसी बेटा इतने दिनों बाद आई हो, क्यों पीछे इन लोगों को लेक्चर दे रही हो सबको तुम? तो 3-3 बार हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो क्या मैं नए टॉपिक पे पूछूं? नए टॉपिक पे पूछूं? चलो नया टॉपिक है। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नई हेडिंग है, इसको घर जाके 1 या 2 बार पढ़ना, बहुत ज्यादा मत पढ़ना। लिख लो, इस पे साफ मेंशन कर लो, 1 या 2 टाइम पढ़ना। इस पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलार या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा गर्मी तो यार बढ़ती ही जा रही है। नहीं यार मैं कूलर लगवा लूंगा, एसी से दिक्कत क्या होती है ना, हम लोगों ने जब जब इससे पहले चलाया है, आगे की सारी रो खाली हो गई, फंस फंस के बैठ रहे हैं। मतलब एक बेंच पे 3 बैठने में दिक्कत होती, 5-5 बैठे हुए। नहीं सर अब हम तो कंफर्टेबल। तो क्या बेटा 2 एसी लगवा दो? हाँ बेटा आई विल ट्राई माय बेस्ट। एमपीपी वालों से बात करूंगा। फिलहाल एक बात बताओ, सुनो भाई सभी लड़के लड़कियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं टॉपिक क्या बता रहा हूं बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग जानते हो क्या होता है? हमारी लाइफ में हमारे कामों को भी कुछ फैक्टर कम या ज्यादा कर देते। कुछ फैक्टर कम या, जैसे मान लो आप पढ़ाई करने बैठे, इतने में आपके ऐसे रिश्तेदार आ गए जो पूरे टाइम आपकी जान खाए जाए, तो आप पढ़ाई करने में आपका दिलो दिमाग नहीं लगेगा कि लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आप पढ़ाई करने बैठे, इतने में कोई ऐसा इंसान आ गया जिसने तुम्हें भरपूर मोटिवेट कर दिया, मतलब तुम्हें लग रहा है अगले ही पल में डॉक्टर बन जाऊंगा और बस घर से निकलूंगा ऑपरेशन करके आ जाऊं, तुम इतने मोटिवेट हो गए। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर कोई तुम्हें भरपूर मोटिवेट करेगा तो तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई की परफॉर्मेंस नॉर्मल
रहेगी या नॉर्मल से प्लस होगी। किसी के आने से, किसी फैक्टर से तुम्हारी परफॉर्मेंस प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इसी तरह मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब प्लस और कब माइनस होती है, वो एक एक चीज बता रहा हूं, जिसमें पहला फैक्टर नंबर 1 है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब करंट का ट्रांसफर होना थ्रू आयन। थ्रू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब भी करंट का ट्रांसफर होना थ्रू आयन। दोनों में आयंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है। बोलो हाँ या ना। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मान लो इस कंटेनर में आयन घूम रहा है प्लस माइनस। अभी मान लो ये आयन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 राउंड लगा रहा है, 1 सेकंड में 10 राउंड लगा रहा है। इमेजिन कर लो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुमने टेम्परेचर बेटा अब ये लगा रहे हैं 25 राउंड। कितने? आप बताओ टेम्परेचर बढ़ने से क्या इनकी स्पीड बढ़ी? स्पीड बढ़ने से क्या ये करंट को ज्यादा कैरी कर पाएंगे या कम? ज्यादा। ज्यादा। पहले 10 राउंड में अगर जितना करंट ले जा रहे थे, अब 25 राउंड में उससे ऑलमोस्ट डबल करंट लेके जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या आयन की स्पीड बढ़ती है? आयन की स्पीड को कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बढ़ने से आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, जिससे मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को पहला फैक्टर क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? कुछ लोगों को नहीं हुआ भी क्लियर। भाई टेम्परेचर बढ़ने से आयन की स्पीड बढ़ेगी। मान लो एक आयन इस जगह से वो लास्ट वाला पॉइंट जो अपना दिख रहा है, अगर यहां से वहां तक के 10 राउंड लगाता है, आपने कुछ नहीं करा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ने से वो लगा रहा है 20 राउंड या 25 राउंड। क्यों भाई? ज्यादा राउंड लगा रहा है। पहले 10 राउंड में जितना करंट ले जा रहा था, 20 राउंड में उतना ही ले जाएगा, ज्यादा ले जाएगा। तो जैसे जैसे ज्यादा करंट लेके जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखो बेटा स्टेट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज बेटा पहली हेडिंग तो लिख लो मेरे लाल, टेम्परेचर। नंबर 1 हेडिंग टेम्परेचर, उसमें लिखना थ्योरी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या मतलब होता है इसका? ब्रैकेट में लिख लो स्पीड ऑफ आयन। आयनिक मोबिलिटी ब्रैकेट में लिखना स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन ब्रैकेट क्लोज करो। ऑल्सो इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू विच बेटा इससे क्या बढ़ती है? ड्यू टू विच मोलार कंडक्टेंस, पूरा लिखना बेटा, मोलार कंडक्टेंस ब्रैकेट में सिंबल लैम्डा है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ब्रैकेट में सिंबल लिखो लैम्डा ई। बोथ आर इंक्रीजेस। मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ आर इंक्रीजेस। लिख लिया भाई साहब? जो सॉलिड चीजें आप तक पहुंच रही है ना, आप अभी इसकी वैल्यू समझ में आएगी। अभी स्कूल जाना तो शुरू करो। आप जैसे जैसे आप स्कूल जाओगे और जो यूनिट आपने यहां पढ़े, इन यूनिट को आप किसी अदर स्टूडेंट्स या स्कूल वालों से कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा आप तक क्या पहुंच। आप यकीन मानिए एमपी बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि कहीं इसके फैक्टर पढ़ाए जाते, नहीं पढ़ा। और वो लोग कहते हैं कि भाई इसकी जरूरत ही क्या है। बेट देखो भाई, बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर बनाने बैठा है उसको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया जाता है कि ये इसका सिलेबस, इस सिलेबस में से उसकी मर्जी वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पता है वो अगर विद इन सिलेबस दे रहा है क्वेश्चन तो वो गलत नहीं। अब आपकी कमी रहेगी कि आपने उस सिलेबस के अंदर किसी चीज को छोड़ दिया। तो मैं आप तक जो नोट्स तक पहुंचा रहा हूं, आपके पास इतने सॉलिड नोट्स तैयार होना है बेटा के मतलब इन नोट्स इज्जत जो है ना तुम्हारी नजरों में और बढ़ जाएगी। अभी स्कूल तो रीस्टार्ट होने दो। आप जैसे जैसे स्कूल रीओपन होंगे, आप स्कूल जाओगे, एक एक दो टेस्ट होंगे, आपको खुद समझ में। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना भैया, इस क्लास में कोई ब्रिलियंट कॉन्वेंट का बच्चा है क्या? ठीक, अच्छा, वेरी गुड। देखो एक बात, वो क्या होता है ना, एक ऑलरेडी एक वो हर जगह एक वार्निंग साइन आता है। कुछ स्कूल वाले बुक्स को रटवाते, कहते हैं कि ये बुक है, इसको रटो, रट्टा मारो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड छाप दो। यहाँ इट लिखा है तो इट लिखो, यहाँ दिस लिखा है तो दिस लिखो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेटा सुनो, बुक को रटने से पहली बात तो एनसीईआरटी की बुक में थ्योरी इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ये बात आप सीखो मॉडल हायर सेकेंडरी वालों से। कौन कौन है मॉडल वाला? मॉडल हायर सेकेंडरी वाला एक्सेलेंस वालों से सीखो। ये टॉप लेवल के स्कूल है एमपी बोर्ड में। इनके टीचर्स बोर्ड का पेपर बना के आते, लेकिन इनके टीचर्स के वो चोचले नहीं है कि नहीं वो फला बुक की पूरी थ्योरी छाप, क्योंकि इनको पता है, इनके टीचर्स को पता है, हर साल इनके स्कूल से मेरिट निकलती है। इनके टीचर को पता है कि एक्चुअल में नोट्स जो हम लोग दे रहे हैं वो कितने कैपेबल। इसीलिए लास्ट ईयर मॉडल के जो प्रिंसिपल थी मैडम, उन्होंने बुलाया, सर आप तो हमारे रिवीजन कोर्स ले लो। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ बात, ये जाएगा यूट्यूब। उन्होंने बुलाया था कि सर आप तो हमारे रिवीजन कोर्स लो। लास्ट ईयर ही बुलाया था। पलक यादव मेरिट में आई, उसके बाद उन्होंने और अप्रोच करा कि सर प्लीज एक रिवीजन कोर्स आप
आप लोग ले लो, कुछ एक दो टीचर्स को उन्होंने इनवाइट करा था एंड लेकिन कुछ कमी ऐसी थी कि बेटा वो मेरे साथ टाइमिंग के मामला चल रहे थे, तो मैं नहीं, पॉसिबल ही नहीं था मेरे कि मैं टाइम किसी तरह एडजस्ट करूं। स्कूल में तो यार आज तक नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एज अ टीचर अगर तुम स्कूल में जाके पढ़ाओ, तुम मतलब मैं अपने आप को बोलूं, तो फिर वो बच्चे को कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। टीचर वो है जो स्कूल में अगर पढ़ाए तो उस बच्चे को उसकी खुद की कोचिंग में आने की जरूरत। गलत तो नहीं कह रहा हूं यार, वो लोग गलत करते हैं कि भाई उनकी नियत ही स्कूल में पढ़ाने की होती है कुछ टीचर्स की, कि स्कूल जाएंगे बच्चों के सामने डांस वांस करेंगे और फिर बच्चों को अपनी कोचिंग में बुलाएं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये वाला गलत तो नहीं कह रहा हूं बेटा मैं। और आप यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं बेटा वो बाद में करना। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल के नाम पे केमिस्ट्री में 11th में और 12th में, अभी आप 12th पे जाओगे देखोगे, पता है आपको क्या मिलेगा? दुनिया का सबसे तगड़ा एक्सपेरिमेंट, टाइट्रेशन। गुलाबी रंग आएगा, गुलाबी रंग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एनालिसिस। और साल भर में इतने दिन आते हैं प्रैक्टिकल के, उसके बाद भी बच्चा एंड में पूछता है क्यों टाइट्रेशन मिलाना क्या, ये तो बता। अरे यार भाई, तुम अगर स्कूल में बच्चा सीखने आ रहा है, और यकीन मानिए मैं अगर गलती से स्कूल में पढ़ाता तो ये टाइट्रेशन वाइट्रेशन तो एक हफ्ते में रटवा देता। मैं नींद में करता, बच्चा तो पिंक कलर आ जाता। मैं क्या करवाता पता है आपको? मैं बता रहा हूं ये चीज, अगर कभी ऐसा मौका मिला कि सिर्फ एज अ गेस्ट फैकल्टी जाके कभी करके आए कहीं, हालांकि वो भी चांसेस कम है क्योंकि नहीं हो पाता यार, उससे टाइम ही नहीं है। बच्चों को सिखाना चाहिए हाउ परफ्यूम्स आर फॉर्म, परफ्यूम्स की बेस कैसे बनती है, हाउ डिटर्जेंट्स आर फॉर्म। कल को मान लो किसी बच्चे को डिटर्जेंट की फैक्ट्री खोलना है, अरे ऐसे ही तो होता है। हाउ कलर पेंट्स आर फॉर्म, एशियन पेंट वाले, नेरोलेक वाले कौन सा थीम लेते हैं, कौन सा बेस लेते हैं। और ये केमिस्ट्री की लैब नहीं सिखाएगी तो बायो वाले सिखाएंगे? आप खुद सोचो कौन सिखाएगा? ये केमिस्ट्री। लेकिन इंडियन केमिस्ट्री में क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में 2-3 एक्सपेरिमेंट करो और बेटा इसको तोड़ दो। वो बच्चे बड़े खुश होते हैं टेस्ट ट्यूब तोड़, उनको लगता है उन्होंने बदला पूरा करना। चलिए खैर, और इवन मैं तो इस प्लानिंग में हूं, ये शायद ये चीज जल्दी मैं इंप्लीमेंट करूं। मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक लैब खोलने की प्लान। और भाई साहब ऐसी चीजें हफ्ते में एक दिन, संडे एक दिन निकाल के हम कुछ वैसी ऊट पटांग चीज सिखाएंगे बच्चे को जो शायद उसकी जिंदगी के स्किल्स में काम। गलत तो नहीं कह रहा हूं? चलिए, तो पहला पॉइंट कंप्लीट। क्या आपको समझ में आया? को बेटा अल्फे सही है ना बेटा? अगला पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लिया आप लोगों ने? सुनो भाई, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह की इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक। इसके अलावा कोई तीसरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होती। सही है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो हमें देती है मैक्सिमम आयंस। क्या देती है? मैक्सिमम आयंस देती है। वीक उसे कहते हैं जो हमें देती है लेस आयंस। क्या देती है हमें? ये तो हम सबको पता है। हमें ये भी पता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयन देती है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा और इसकी कंडक्टिविटी, ये पता है हमें। लेकिन एक इसके पीछे एक जड़ है, इसकी एक बेस है जो समझना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनिक कंपाउंड से बनती है। कैसे बनती है? आपने क्लास 11 में सुना होगा, आयनिक बॉन्ड का नाम सुना है? जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दे ऑल कंटेन आयनिक कंपाउंड या आयनिक नेचर। और जितनी वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इनके अंदर होता है कोवेलेंट नेचर। क्या नेचर होता है इनके अंदर? कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग और वीक के पीछे एक सबसे बड़ा बेसिक रीजन है, और वो बेसिक रीजन क्या है? आयनिक नेचर और कोवेलेंट नेचर। तो अगर तुमसे गलती से एमपी बोर्ड में एग्जामिनर ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो 99% बच्चों ने सुना तक नहीं होगा, लेकिन तुम सुनो क्या क्वेश्चन। अगर गलती से एग्जामिनर ने दे दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज, 4 ऑप्शन सुनो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज, पहला ऑप्शन आयनिक नेचर विच कंटेन आयनिक नेचर, दूसरा ऑप्शन विच कंटेन कोवेलेंट नेचर, तीसरा ऑप्शन विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या टिक करोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है? ज्यादातर स्टूडेंट क्या रट्टा मार के जाएंगे, जो ज्यादा टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम टूटेगा वो वीक। लेकिन क्वेश्चन कहां आ सकता है बेटा? आयनिक और कोवेलेंट। तो लिखो बेटा थ्योरी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो अफेक्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो अफेक्ट मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो अफेक्ट मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या अफेक्ट करता है बेटा? मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतना हो गया आप लोगों का, फुल स्टॉप लगा के लिखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिखना बेटा। मैक्सिमम क्या होता है बेटा इसमें?
आयनिक नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम आयनिक नेचर, प्लीज अंडरलाइन मैक्सिमम आयनिक नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में मैक्सिमम आयनिक नेचर, हैविंग हायर वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू ज्यादा है बेटा इसकी, मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हैविंग हायर वैल्यू ऑफ मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्यों भैया आ गया समझ में? अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या ज्यादा होता है? मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर। कंप्लीट। चलिए 2 फैक्टर हो गए और तीसरा और आखिरी फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरा फैक्टर नंबर 3 हेडिंग नोट करो, फिर अपन क्लास से फ्री हो जाएंगे। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में मीडियम। ये टाइम तो हो गया, क्या कहते हो? तीसरा फैक्टर अभी पढ़ाऊं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं? अभी पढ़ा दें? अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तुम लोग इतना नेक्स्ट क्लास का कह रहे हो तो अभी पढ़ा दे। ठीक, जल्दी से लिख लो। तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर मीडियम। भाई साहब इतने अच्छे बच्चे नहीं होंगे, देखो आगे वाले कितने पॉजिटिवली कह रहे हैं, नहीं सर अभी पढ़ा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। चलिए अब जरा तीसरा फैक्टर समझते हो। सुनो बेटा, बहुत आसान लगेगा, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें है वाटर। क्या है बेटा? वाटर। यहाँ सॉल्वेंट वाटर है बेटा, जरा ध्यान देना। और दूसरे कंटेनर में यहाँ मेरे पास है मीथेनॉल। क्या है मेरे पास? अब जो मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने दोनों में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है X, पहले कंटेनर में मिलाया, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट X को दूसरे कंटेनर में मिलाया। बताओ क्या दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट बराबर टूटेगा? क्या दोनों कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट बराबर आयंस देगा? पक्का? तुम्हारे हिसाब से कौन से कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयन देगा, जहां पर वाटर है या मीथेनॉल है? देखो तुम लोग वाटर बोल रहे हो, हालांकि ये बात तुक्के में सही चली गई, लेकिन इसके पीछे एक रीजन सुनो। दुनिया का हर सॉल्वेंट, दुनिया का पानी एक सॉल्वेंट है, दुनिया का हर सॉल्वेंट आने वाली चीज को तोड़ना चाहता है। उसके अंदर जो आएगा वो उसे तोड़ेगा, चाहे पत्थर फेंक दो, चाहे उसमें सॉल्ट डाल दो, वो उसे क्या करेगा? तोड़ेगा। उसके तोड़ने की ताकत को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और बेटा इस दुनिया में सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वो वाटर का होता है। कितना होता है? 81। वहीं पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तोड़ने की ताकत मीथेनॉल की है 35। तो बताओ ज्यादा तोड़ने की ताकत किसके पास है? बिल्कुल ये वही बात हो गई, ध्यान से सुनना, वही बात हो गई। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कभी ना कभी खेला होगा और खेलते रहते होगे, ठीक है। आपने अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेला, आपने यूं टच करा, 6 से लगे, एक हाथ से यूं घुमा दिया, 6 से लगे, 2 हाथ लगा के तेज घुमा दिया, पता चला बाउंड्री के बाहर। भाई मोहल्ले में खेलना अलग बात है, ये तुम हो इलेक्ट्रोलाइट, अभी कहां खेल रहे हो बेटा? मोहल्ले की पिच पर खेल रहे हो। तुम्हारी इतनी हाई लेवल की परफॉर्मेंस को देखते हुए, धुआंधार परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हें उठाया, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ले जाके छोड़। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जानते हो कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। देखो कितनी तेज आवाज है, ऑस्ट्रेलिया में। और तुम्हारे सामने ब्रेटली बॉलिंग कर, अभी मोहल्ले का बच्चा खेल रहा था, 2 साल का, यूं फेंक रहा था, तुम 6 मारे जा रहे थे, सचिन समझ रहे थे। अब तुम्हारे सामने बॉलिंग कौन कर रहा है? ब्रेटली। बेटा दोनों जगह तुम ही हो, लेकिन दोनों जगह क्या बदल गया? मीडियम। क्या बदल गया? ब्रेटली फेंक रहा है बॉल 150 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। तुम ढूंढ रहे हो कहीं तो जगह मिले, मैं जाके छुप जाऊं, काम लगा देगा ये। तो बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, दोनों जगह तुम ही हो, लेकिन क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस सेम है? क्यों सेम नहीं है? मीडियम बदल गया, कंडीशन बदल गई, कहानियां बदल गई यहाँ पे। और अगर भगे नहीं तो हम भी बदल जाएंगे, पता नहीं क्या से क्या बन जाए। क्यों बेटा? सही है। तो कहने का मतलब यह है कि मीडियम जो होता है, मीडियम मतलब सॉल्वेंट तोड़ने की ताकत रखता है। काय की ताकत रखता है? तोड़ने की। और वो सॉल्वेंट खतरनाक तरीके से तोड़ता है जिसका क्या ज्यादा होता है? डाइलेक्ट्रिक। आप बताओ सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है? मीथेनॉल का, आधे से भी कम। और सुनो, इस जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ए बी, इसमें ए पे प्लस है बी पर, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है रिपल्शन है? अट्रैक्ट। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। पहला आयन का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके लिए कांस्टेंट आएगा K। व्हाट इज K? K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिजिक्स में पढ़ा ना, F इज इक्वल्स टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। मैग्नेटिज्म में भी ऐसी कुछ होता है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पढ़ोगे। तो सुनो बेटा, इधर जरा बोर्ड पर ध्यान दो। आयंस के बीच के फोर्स को और कांस्टेंट को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा, टूट के बिखर जाएगा। आया? नहीं आया समझ? अरे यार, आयंस के बीच का फोर्स F है, मीडियम जो तोड़ने की ताकत रखता है वो K है। जितना ज्यादा K बढ़ेगा, फोर्स उतना कम होगा, आयन जल्दी सेपरेट होंगे। आया नहीं आया? लिखो बेटा स्टेटमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें लिखो आप लोग थ्योरी, द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ब्रैकेट में लिखो मीडियम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में लिखो मीडियम, मीडियम ब्रैकेट क्लोज करो, एंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में के, एंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखो के। कृपया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अंडरलाइन करें, बहुत जरूरी है उसको अंडरलाइन करना। एंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखो के। लिख लिया आप लोगों ने, फुल स्टॉप लगा के लिखो। हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, जितना ज्यादा के होगा, हायर द वैल्यू ऑफ के, बेटा के जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ के मोर विल बी द आयनाइजेशन, मोर विल बी द आयनाइजेशन। लिख लो भैया फॉर्मूला। लो बेटा, इसी के साथ हमारा ये काम होता है कंप्लीट। आपके लिए के की वैल्यू लिख दी, आप किसी का याद रख पाओ ना रख पाओ, लेकिन वाटर और मीथेनॉल का याद कर लेना, और एटलीस्ट वाटर का तो हर हाल में याद कर लेना। बहुत आसानी। कितना है बेटा वाटर का के? 81 होता है। जितना ज्यादा के उतना ज्यादा तोड़ने की ताकत। आज की क्लास बहुत शानदार चीजें आप सीख कर जा रहे हो, बेहतरीन लेवल की चीजें सीख कर जा रहे हो। बेटा अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एब्सेंट मत होना। अब ये बताओ, कल सुबह अपना लेक्चर रखें रिकवरी का? रख लें शाम को। क्यों बेटा? सुबह क्लास है कितने बजे से? 10 से 12, तो 12 बजे रख ले, 5 मिनट तो लगेंगे आने। ठीक, चलिए कल मैं लेक्चर रख रहा हूं, और कल मैं रिकवरी का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? चलेगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है 12 बजे अगर मैं क्लास रखता हूँ? है दिक्कत है? 12 बजे बेटा ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, उसको फाइनल समझ। आप सब ग्रुप में ऐड हो। कोई अगर बच्चा ग्रुप में ऐड ना हो तो प्लीज ऑफिस में आ जाओ बेटा, और जो लोग नए वो आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।